तो आज पुनः हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के इवेंट की अंतिम कड़ी पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट पर बात करने के लिए उपस्थित है। जैसा कि आपने पीछे में प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट को जाना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट को जाना जिसे आप डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा था, और अब हम लोग आ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो यहां पर याद कर लीजिए पीछे दिन में कि जब हमने आपसे बात किया था तो फर्टिलाइजेशन में हमने सिंगैमी पर चर्चा किया था, लेकिन इंडोस्पर्म या ट्रिपल फ्यूजन पर विशेष चर्चा नहीं किया था। हाँ, इतना बात कहा था, रिकेप में दो कि ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्टेंट में जो बनता है उसको पेन कहते हैं, और वो सेंट्रल सेल में बनता है इसलिए उसको पेक कहते हैं। तो पेक का मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल और पेन का मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। तो आज हम लोग यहां दो बातों को देखेंगे कि जाइगोट का फेट क्या है, जाइगोट फर्दर डेवलप करके एम्ब्रियो कैसे बनाता है, और पेन और पेक फर्दर डेवलप करके कैसे वो इंडोस्पर्म बनाता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू। आप देख रहे हैं यहां कि हमने कहा भी है कि इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। आज की हमारी मुख्य टॉपिक क्या है? इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। आप ये सामने फिगर को देखें, ये पूरा क्या है? ओव्यूल है। इस ओव्यूल में आप एम्ब्रियो को देखें, ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है क्योंकि दो कॉटिलिडन्स इसमें दिखाई पड़ रहा है, और ये नीचे वाला पोर्शन हस्टोरिया या सस्पेंसर या हिंदी में चुसांग कहते हैं, और इसके चारों तरफ ये ब्लू कलर वाला जो दिख रहा है यह क्या है? इंडोस्पर्म है, और इसके न्यूक्लियाई है। अब चलिए आगे की ओर हम लोग सबसे पहले, जैसा कि हमने लिखा है इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, तो पहले हम इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट पर आपसे बात करते हैं। फेट ऑफ पेन एंड पेक। इंडोस्पर्म, क्या कह रहा हूं कि इंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म। समझ रहे हैं? लेकिन एक विडंबना है, आप जानते भी होंगे लेकिन मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं। इन जिम्नोस्पर्म इट रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट, वेयर द फीमेल गैमेटोफाइट in angiosperm differentiate before fertilization is haploid। मतलब कि इंडोस्पर्म जो शब्द है वो दो अर्थ में आता है। अगर जिम्नोस्पर्म के केस में पूछा जाए इंडोस्पर्म, तो फीमेल गैमेटोफाइट का ही दूसरा नाम है इंडोस्पर्म, तो वहां वो हेप्लोइड होगा, और यहां ट्रिप्लोइड होगा। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा, प्लोइडी लेवल पर चर्चा करूंगा। तो यहां यही बात जानना है कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म हो जाता रहता है, और यह फर्टिलाइजेशन की एक बात और भी पूछ सकते हैं। क्या हमसे पूछेगी कि फर्टिलाइज काहे वहां पर जिम्नोस्पर्म में उसे इंडोस्पर्म कहा गया? क्योंकि वहां इंडोस्पर्म का मतलब है न्यूट्रिटिव टिश्यू, और जिम्नोस्पर्म के केस में डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन किससे मिलता है? गैमेटोफाइट से, इसलिए उस फीमेल गैमेटोफाइट को ही इंडोस्पर्म कहा जाता है। चलिए अब यहां अभी न्यूमेरिकल पर बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इस पर आऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। द इंडोस्पर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड यूजुअली ट्रिप्लोइड, नॉट स्ट्रिक्टली ट्रिप्लोइड। ऐसा नहीं है, इसकी प्लोइडी लेवल और बढ़ सकती है, पेंटाप्लोइड भी हो सकता है। वैसा मैं क्वेश्चन दूंगा या आपको क्वेश्चन मिलेगा, मैं डिस्कशन करूंगा उसका, लेकिन सामान्यतः ट्रिप्लोइड होता है।
आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन एग इज कॉल्ड जाइगोट. एग इज कॉल्ड जाइगोट. एग कन्वर्टेड इनटू जाइगोट. egg converted into जाइगोट. And the fusion product of polar and the second male gamete is termed as primary endosperm nucleus pain. The only angiosperm that do not form endosperm are the member of the family Orchidaceae, Podostemaceae and Trapeaceae. यानी आपको केवल जानना है कि कुछ वैसे एंजियोस्पर्म की फैमिली है, स्पेशल है, जिसमें इंडोस्पर्म का निर्माण नहीं होता है, और पौधा का नाम याद रखना है ऑर्किड. अभी इंडोस्पर्म की डेवलपमेंट, तो पेन और पेक के अंदर क्या होगा, कैसे ये डेवलप करेगा, कैसे टिश्यू बनेगा, एक सेल से टिश्यू कैसे होगा, सेल डिवीजन होगा, और वो सर्टेनली माइटोसिस होगा. लेकिन माइटोसिस के बिहेवियर के आधार पर इनकी डेवलपमेंट 3 तरह की होती है. पहला न्यूक्लियर इंडोस्पर्म एंड देयर डेवलपमेंट, दूसरा सेलुलर इंडोस्पर्म एंड देयर डेवलपमेंट, और तीसरा हेलोवियन इंडोस्पर्म एंड देयर डेवलपमेंट. इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल टाइप भी होते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है रूमिनेंट इंडोस्पर्म. इस पर भी चर्चा करेंगे हम. नीचे लिखा हुआ है एकेसिया कैटेचियो, मतलब कत्था, पान में जो कत्था खाया जाता है ना, वही कत्था. एनीवे, अब ये 3 तरह के डेवलपमेंट जो नॉर्मली देखे जाते हैं, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सेलुलर इंडोस्पर्म डेवलपमेंट और हेलोवियल. तो नटसेल में जाने कि अगर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो, केवल न्यूक्लियाई डिवाइड हो और वैसा इंडोस्पर्म बने, तो उससे न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर, वो लिक्विड बनता है. लेकिन अगर न्यूक्लियस नहीं डिवाइड हो, पूरे सेल डिवाइड हो, तो सेलुलर. और दोनों के इंटरमीडिएट कंडीशन मॉडरेट, कि पहले सेल डिवाइड हो फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो केवल, तो उसको हम लोग हेलोवियल कहते हैं. आइए 1 by 1 हम सबको समझाते हैं. टाइप ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सबसे पहले टॉपिक में ले रहा हूं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म. In this type of endosperm, the division of the primary endosperm nucleus and its further division are not followed by wall formation. कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा लेकिन सेल वॉल का निर्माण नहीं होगा. ये देखिए इधर कि कैसे डेवलप हो रहा है. कहता है कि इन सम प्लांट न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बिकम सेलुलर एट लेटर स्टेज. कुछ पौधों में शुरू में इंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूक्लियर होता है डेवलपमेंट, और फाइनली सेलुलर. बहुत ही चर्चित है, पॉपुलर है नारियल, कोकोनट. कि टेंडर कोकोनट में लिक्विड जो आप लोग पीते हैं, डाफ जिसको कहते हो, क्या है, लिक्विड इंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है. लेकिन धीरे धीरे उसमें सेल का निर्माण हो गया, तो मीट, फिर उसके बाद किनारे किनारे उजला रंग का जो आप लोग खाते हैं नारियल, वो हो गया. देखिए कोकोनट इंडोस्पर्म पर थोड़ा चर्चा मैंने कर दिया है कि कोकोनट इंडोस्पर्म फॉर्मेशन इन न्यूक्लियर टाइप. द न्यूक्लियस ऑफ द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड बाय द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. द वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट टेक्निकली द लिक्विड इंडोस्पर्म एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक protein, carbohydrate, fat and minerals, vitamins, as endosperm provide nutrition to developing embryo. तो अब आप लोग क्या करते हैं, खूब छूट के डाफ पीते हैं लोग, इसलिए उसको पीते हैं, और तरह तरह की भ्रांतियां हैं. है क्या वो इंडोस्पर्म है. और टेंडर कोकोनट में याद रखिएगा लिक्विड इंडोस्पर्म. अब देखिए यहां टेंडर कोकोनट में ये लिक्विड इंडोस्पर्म दिखा रहा हूं, और जब राइप कोकोनट मैच्योर, तो ये किनारे किनारे सेल बनना शुरू हो गए हैं. आप लोग देखते होंगे
छठ वगैरह में जब नारियल फाड़ते हैं तो कुछ पानी भी निकलता है और अंदर में मांसल भाग भी निकलता है। तो पानी अभी रेमनेंट है और मांसल भाग क्या है, वो सॉलिड हो गया है। अब सेलुलर एंडोस्पर्म तो आपने भी समझ ही लिया होगा कि द डिवीजन ऑफ द पेन एंड इट फर्दर डिवीजन आर फॉलोड बाय इमीडिएट वॉल फॉर्मेशन एंड द फ्री न्यूक्लियर स्टेज इज कंप्लीटली एब्सेंट। कि यहां सीधा क्या होगा, सेल डिवाइड करते जाएंगे, नो न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सेल के साथ ही न्यूक्लियस। यानी माइटोसिस में आपने पढ़ा होगा कि कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो वैसा होगा, सिंपल माइटोसिस होगा। और इस स्थिति में सेलुलर एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में सेलुलर एंडोस्पर्म होते हैं। इट इज अ कॉमन इन डाइकॉट एंड हस्टोरिया आर कॉमन। ये पूछेंगे हस्टोरिया क्या है, कि ये लंबा सा पैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। अब पैग आप पूछेंगे तो आप समझे कि उंगली जैसा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड हस्टोरिया, शकिंग। और इस तरह से कभी कभी लोग इसको अलग टॉपिक देते हैं, हस्टोरियल एंडोस्पर्म। अब तीसरा जो मॉडरेट टाइप का है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। इट इज इंटरमीडिएट इन स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप। इट इज मोर कॉमन इन मोनोकॉट। Davis in 1966 reported the presence of हेलोबियल एंडोस्पर्म in the 14 monocot family। देखिए नीचे ये हेलोबियल एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। तो ये तो सिंपल हुआ। अब कुछ एबनॉर्मल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो इसमें अगर पहला हमने टॉपिक लिया है कंपोजिट एंडोस्पर्म। In the family Lorenthaceae, the development of endosperm is unique. The ovary lack ovule. ओवरी में क्या है, ओव्यूल नहीं है। The sporogenous tissue located at the base of ovary develops several embryo sac। एक से ज्यादा embryo sac बनेंगे। अब बाद में हम बताएंगे पोलिएम्ब्रियोनी क्या है, वो सब बाद में बोलेंगे। Which elongate considerably, some of the even entering the style। यहां तक कि कुछ embryo sac style तक चले जाते हैं। After fertilization, the primary endosperm nucleus of each embryo sac moved to the basal part where it divided to the form cellular endosperm। यानी composite endosperm क्या है, a type of cellular endosperm। development cellular हो रहा है। And during further development, the endosperm of all the embryo sac in an ovary enlarge and become fused to produce composite endosperm mass। Several pro-embryo belonging to individual embryo sac with long suspensor develop, but only one survivor and attain maturity। अभी आगे फर्दर बात है कि बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे लेकिन लास्टली एक ही एम्ब्रियो डेवलप करेगा। अब क्या, मोज़ेक एंडोस्पर्म। In some plant, patch of two different color appear in the tissue of the endosperm, provide the mosaic design। यह केवल लिटरली बात है कि मोज़ेक डिजाइन, इसका कोई साइटोलॉजिकल बेस नहीं है, जेनेटिक बेस नहीं है। In the case of maize, red and white patch of the tissue are sometimes seen in grain। The occurrence of such endosperm has also been reported in petunia, Lycospersicum, tomato, and Aconus, etc. Several theories have been advanced to explain the development of mosaic endosperm, but none of this has been cytologically demonstrated। पहले ही मैंने कहा, the most appealing explanation for the development of such endosperm said to be aberrant behavior of chromosome during mitosis and somatic mutation। यहां फेलियर होता है माइटोसिस का, माइटोसिस यहां फेल करता है। लेकिन ये आगे की बात है, आपने एक लाइन में जाना कि मोज़ेक एंडोस्पर्म रिपोर्टेड इन द केस ऑफ मेज एंड इन द केस ऑफ टोमेटो। अब आइए तीसरा हमको डील करना है रूमिनेंट एंडोस्पर्म। अब रूमिनेंट एंडोस्पर्म क्या है,
in certain plant the surface of mature cellular endosperm show high degree of irregularly eviness। कहता है इंडोस्पर्म उबड़ खाबड़ रीज बना लेता है, जैसे मेरा ये हाथ है, ये ऊपर उठा हुआ है, ये नीचे धसा हुआ है, फिर उठा हुआ है, फिर ऐसा रीच क्रसिंग, इसलिए इसका नाम है रूमिनेंट अपीयरेंस। रूमिनेशन मीन्स इफ द च्यू, चबाया हुआ। इट इज द कॉज either by the activity of the seed coat or by the endosperm itself। Ruminant endosperm found about the 32 family of angiosperm। On morphological basis, Parishemi 1962 distinguish 7 type, 7 भागों में। In all 3 type except ilaria, irregularity occur in the growth of integument which bring about the rumination endosperm। कि इंटेगमेंट, कुछ पौधों में क्या होता है, इंटेगमेंट के इरेगुलर ग्रोथ के चलते इंडोस्पर्म का इरेगुलर ग्रोथ हो जाता है। तो इस तरह से आपने क्या जाना, रूमिनेंट, मोजाइक और कंपोजिट। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म आता है, हाले यहां उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी साइड बुक में लिख के भरा हुआ है, तो आप हमसे पूछ नहीं पाए, इसलिए मैं पहले ही डील कर लेता हूं। ये जेनेटिक्स में हम लोग चलेंगे, इस पर बात करेंगे। तो 2 टर्म है, जेनिया एंड मेटाजेनिया। तो ये क्या है जेनिया और मेटाजेनिया, समझ लेते हैं कि जेनिया मीन्स द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द सीड एंड फ्रूट। कि सीड और फ्रूट पर पोलन ग्रेन के जीन का प्रभाव पड़े, अगर वो जीन जो कलर कैरी करता है उस कलर का प्रभाव पड़े, उसके न्यूट्रिशन का प्रभाव पड़े, उसके मिठास का प्रभाव पड़े, तो उससे शेप का प्रभाव पड़े, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनिया। और मेटाजेनिया इज द इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द टेस्टा, आउटर सीड कोट एंड फ्रूट वाल। अगर फ्रूट वाल, पेरिकार्प और टेस्टा पर अगर प्रभाव पड़ता है पोलन ग्रेन का, जेनेटिकल प्रभाव, तो उसे हम लोग मेटाजेनिया, मेटा बने बाद में, तो जेनिया का एग्जाम्पल मेज प्लांट। मेज प्लांट में जेनिया आप लोग देखे होंगे कि मेज में कुछ पीले तरह के मेज होते हैं, कुछ व्हाइट होते हैं, तो कुछ ऐसे भी मेज आएंगे जिसमें अंदर व्हाइट होगा, किनारे किनारे पीला होगा, वही इफेक्ट मेटाजेनिया का है। और डेट पाम, खजूर, डेट पाम इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाजेनिया। तो आपने जाना कि मेटाजेनिया क्या है, हमने अंडरलाइन भी कर दिया है कि आपको सुविधा हो। अब इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंडोस्पर्म पर हम लोगों ने बात किया कि इंडोस्पर्म कितने तरह के होते हैं, इंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसी होती है, नॉर्मल कौन कौन होते हैं, एब नॉर्मल कौन कौन होते हैं। अब थोड़ी थोड़ी बात और इंडोस्पर्म में, कि जैसे मोनोकॉट के केस में इंडोस्पर्म जो है चारों ओर से घिरा रहता है एक प्रोटीनियस लेयर से, जिससे हम लोग कहते हैं एल्यूरोन लेयर। इसकी भी चर्चा करेंगे। कभी कभी ये होता है कि आपने जाना है कि न्यूसिलस जो है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, उसका काम है मेगास्पोर को न्यूरिशमेंट देना। लेकिन मेगास्पोर के डेवलप होने के बाद भी अगर न्यूसिलस रेमिनेंट बच जाए, अवशेषी के रूप में बच जाए, इवन यहां तक फ्रूट के निर्माण होने के बाद सीड के अंदर वो बचा रहे, तो इसे हम लोग बोलते हैं पेरीस्पर्म। तो इंडोस्पर्म अलग बात है और पेरीस्पर्म अलग बात है। इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रिपल फ्यूजन से होता है, जबकि पेरीस्पर्म क्या है, रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस, रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस। देखिए हमने यहां पर अबांतर आपको दिया है कि पेरीस्पर्म और इंडोस्पर्म में, इट पेरीस्पर्म में कहता हूं, इट रिप्रेजेंट persistent remains of nucellus of ovule in the seed. It is the part that belong to seed. It is usually dry. Example कहां है, black pepper. इंडोस्पर्म के बारे में बहुत बात जाने, यहां भी जाने कि it develop from primary endosperm nucleus. It contain reserve food material. It is usually
in fluid form or shaft. Example, liquid endosperm of coconut. P, bean. अब कहता है कि इंडोस्पर्म तो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, यह किसके लिए न्यूट्रिशन देता है? तो किसको न्यूट्रिशन ये देगा? तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को देगा। अब अगर ये डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरी न्यूट्रिशन को ले ले, इंडोस्पर्म को एग्जॉस्ट कर दे, तो सीड में इंडोस्पर्म नहीं रहेगा। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि पूरा का पूरा इंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा एग्जॉस्ट नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में कुछ सीड वैसे होंगे जिसके अंदर इंडोस्पर्म होगा और कुछ सीड वैसे होंगे जिसमें इंडोस्पर्म नहीं होगा। तो वैसे सीड जिनके अंदर इंडोस्पर्म हो उनको कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड। और जिनके अंदर इंडोस्पर्म नहीं हो, नन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड में लिख रहे हैं इंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली used by developing embryo, so portion of it remains in the seed. Example, coconut, castor, maize, etc. Or endosperm is completely used by the developing embryo before the maturation of seed, so there is no endosperm left in the seed. Example, pea, bean and mustard. Enough? तो आप लोगों ने पेरिस्पर्म भी समझा, इंडोस्पर्म भी समझा, और इसी आलोक में मैं फिर सीट पर आऊंगा। मैं इन बातों को और भी बात कहूंगा, लेकिन यहां बात आया था इसलिए एक लाइन बोल दिया है कि आपको कोई असुविधा नहीं हो। अब देखिए, यहां हमने आपको दिखाना चाहा है कि कहां है पेरिस्पर्म। यही पेरिस्पर्म है। ये क्या है? मोनोकॉट का सीड है, और ये क्या है? डाइकॉट का सीड है, और ये क्विनोन का सीड है, जो अभी इसी से हाइड्रोक्सीक्विनोन बनाई जाती है, मलेरिया की दवा, जो कोरोना में बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। तो ये बीच में देखिए इसका रेमिनेंट्स बचा हुआ है, पेरिस्पर्म, और ये क्या है? इसका एम्ब्रियो है, और ये दोनों क्या है? कॉटिलीडॉन है। और ये छोटा सा भाग जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर पीला, ये इसका इंडोस्पर्म है। ये चीज क्या है? इंडोस्पर्म है। और ये नीचे क्या है? ये पेरिस्पर्म है। और बीच में ये लाइन है, लाल रंग की लाइन, तो इसी के ऊपर में इंडोस्पर्म, नीचे पेरिस्पर्म। अब ये मोनोकॉट है, तो देखिए यहां काफी इंडोस्पर्म है, और ये इंडोस्पर्म को घेरने वाले इस लेयर का, सीड कोट के नीचे के लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? एल्यूरोन। सीड में हम आएंगे, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम लोग फेट ऑफ जाइगोट, कि जाइगोट कैसे डेवलप करेगा एम्ब्रियो में। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होगी? जाइगोट या oospore विद इन साइड ऑफ एम्ब्रियो सैक पहला डिवीजन करेगा, 2 से 1 माइटोसिस होगा और 2 सेल में बढ़ जाएगा। अपर सेल से प्रो एम्ब्रियो का निर्माण होगा, लोअर सेल या बेसल सेल से सस्पेंसर का निर्माण होगा। सस्पेंसर आगे चल करके क्या बनाएगा? हस्टोरिया। और यह हस्टोरिया क्या होगा? इंडोस्पर्म में इंबेडेड रहेगा, जिसके द्वारा वो भोजन रिसीव करेगा। और अपर सेल प्रो एम्ब्रियो बनाएगा। अब ये प्रो एम्ब्रियो आगे डेवलप करेगा मोनोकॉट और डाइकॉट में अलग अलग ढंग से, और दोनों में डेवलप करके क्या बना देगा? मास ऑफ सेल। और ये मास ऑफ सेल जो है सो क्या करेगा? एम्ब्रियो में डेवलप करेगा। अब इस एम्ब्रियो, इस मास ऑफ सेल से डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या क्या बनेगा? प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टीम। ग्राउंड मेरिस्टीम क्या बनाएगा? ग्राउंड टिश्यू। और प्रोकैम्बियम क्या बनाएगा? वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। और प्रोटोडर्म क्या बनाएगा? सरफेस टिश्यू, एपिडर्मिस। तो टिश्यू सिस्टम आपने पढ़ा होगा, टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने देखा कैसे डिफरेंशिएशन होकर के आगे बढ़ा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रो एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है। देखिए एग, अब ये फर्टिलाइज, एग जो है सो फर्टिलाइज हुआ तो ये जाइगोट बना लिया, तुरंत 2 सेल्ड स्टेज में आ गया तो एपिकल सेल और बेसल सेल। अब देखिए क्या है? ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं इसको। अब ये ऑक्टेंट स्टेज में ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ये प्रो एम्ब्रियो इसी की बात है, और ये सस्पेंसर है, और ये बेसल सेल लगा हुआ है। अब ऑक्टेंट स्टेज से क्या हुआ? ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना। ग्लोबुलर एम्ब्रियो से क्या बना? ट्रायंगुलर
और उससे क्या बना, हार्ट सेपेट। हार्ट सेपेट से देखिए ये दोनों नोच, दोनों उभार जो निकलते हैं, ये दोनों दो कॉटिलिडन्स का निर्माण करेंगे। इसका मतलब ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है। अब ये हार्ट सेपेट से क्या बनाएगा, टारपीडो सेपेट, और टारपीडो सेपेट से क्या हुआ, ये फुल एम्ब्रियो डेवलप हो गया, जिसमें ये दो कॉटिलिडन हो गए और यहां पर शूट मेरिस्टेम और नीचे में रूट मेरिस्टेम यहां। तो इस तरह की इसके डेवलपमेंट्स हैं। तो ये नॉर्मल चीज हमने दिखाया, लेकिन अभी मैं तुरंत आपको मोनोकॉट और डाइकॉट में अलग अलग दिखा देता हूं। अब देखिए डाइकॉट का डेवलपमेंट्स, ऊपर का सेल सस्पेंसर सेल ऊपर बन गया और नीचे एम्ब्रियोनल सेल या प्रो एम्ब्रियो का प्रिकर्सर बन गया। अब ये देखिए इसमें फर्दर डिवीजन हुआ और डिवाइड होने के बाद से क्या हुआ, 4 सेल हुआ, और फिर इसके बाद से क्या हुआ, 8 सेल एंटीक्लाइनल डिवीजन शुरू हो गया। इसी को ऑक्टेंट कहा गया था। अब देखिए इसके बाहरी लेयर का नाम क्या दिया गया, डर्मेटोजेन, प्रिकर्सर ऑफ डर्मल टिश्यू, एपिडर्मिस। अब ये आगे यहां से बढ़ा, अब यहां देखिए प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम और डर्मेटोजेन, तीनों लेयर का निर्माण होने लगा। तो अब ग्राउंड मेरिस्टेम आप समझते हैं ग्राउंड टिश्यू को बनाएगा, और प्रोकैम्बियम क्या करेगा, वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करेगा, और डर्मेटोजेन क्या करेगा, एपिडर्मिस का निर्माण करेगा। तीनों टिश्यू सिस्टम बन जाएगा, प्लांट्स बनना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद से आप देखिए हार्ट सेपेड एम्ब्रियो, अब फिर क्या हो गया, मैच्योर एम्ब्रियो। इसमें ये सस्पेंसर है, यहां पोर्शन रेडिकल का है, यहां पर पोर्शन प्लाम्यूल का है, और 2 कोटिलिडन है। अब देखिए अब रेडिकल से नीचे प्लाम्यूल से क्या होता है, एस्टेम का विकास होता है, आगे बताएंगे हम शेड में। प्लाम्यूल से जस्ट नीचे क्या है, इपिकोटाइल, और इपिकोटाइल यहां एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं कि कोटिलिडन से जहां अटैच है एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर के पार्ट को इपिकोटाइल और एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे की पार्ट को हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल से नीचे क्या है, रेडिकल, रेडिकल से रूट का निर्माण होगा, और रूट के टेंडर रूट के ऊपर कैप रहता है ना, रूट कैप, तो देखिए यहां रूट कैप बना हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड एक मानक तौर पर हमने लिमिटेड कम बातों में आपको डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बताया। सारी बातें सिमिलर होती हैं मोनोकॉट में भी, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस है। जैसे क्या, उसमें भी देखो कोटिलिडन 2 बनता है, आश्चर्य हुआ नहीं, उसमें भी कोटिलिडन 2 बनता है, बनेगा 2, एक पूरी तरह से डेवलप करेगा और एक अनडेवलप रह जाएगा। अनडेवलप रहा इपीब्लास्ट, और जो पूरी डेवलप हुआ शेकुटेलम, इसलिए एक कोटिलिडन हो गया। देखिए यहां भी देखिए सेल का डिवीजन उसी तरह से हुआ, उसी तरह ऊपर जो है सो सस्पेंसर सेल बनते चले जा रहे हैं, और नीचे देखिए एम्ब्रियो का निर्माण होते चला जा रहा है। एम्ब्रियो आगे बढ़ते चला गया, अब कोटिलिडन का विकास होगा। देखिए और एम्ब्रियो बड़ा हो गया, और एम्ब्रियो बड़ा होने से क्या होगा, एक छोटा रह गया और एक बड़ा कोटिलिडन बना। आइए इसको यहां देखते हैं। अब देखिए यहां एम्ब्रियोनल एक्सिस है और एक ही कोटिलिडन है, यही इसका कोटिलिडन है जिसका नाम है शेकुटेलम। और अब ये एक दूसरा, ये इपीब्लास्ट जो दिख रहा है, ये दूसरा भी कोटिलिडन था, लेकिन ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें भी इपिकोटाइल के ऊपर सूट एपेक्स, नीचे क्या होगा, रूट एपेक्स, लेकिन सूट एपेक्स के ऊपर एक सीथ, एक चादर जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं कोलियोप्टाइल। तो मोनोकॉट में नई चीज आ गई, कोलियोप्टाइल। उसी तरह रूट के ऊपर की कवरिंग को कहते हैं कोलियोराइजा। रूट कैप के ऊपर एक कवरिंग है, नीचे देखिए कोलियोराइजा। तो प्रेजेंस ऑफ इपीब्लास्ट, प्रेजेंस ऑफ कोलियोराइजा, presence of coleoptile is the characteristic of monocot embryo। तो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों की बात समझी। आपको ज्यादा बात बताने की वजह से हमने एक छोटा सा यहां फिगर लगाया है। इस फिगर में क्या है कि देखिए कॉटिलिडॉन्स, उसी को यहां क्या कहा, कॉटिलिडॉन। यह नीचे कोलियोप्टाइल, उसके नीचे प्लाम्यूल, अब उसके नीचे एम्ब्रियोनल एक्सिस, फिर नीचे क्या है, रेडिकल, रेडिकल के बाद क्या है, रूट कैप, तब क्या है, कोलियोराइजा। कि इसमें उतना स्पष्ट आपको नहीं, क्योंकि फिगर ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए हमने यहां रंगीन फिगर को लिया है। और ये बाकी चीजें
endosperm. Endosperm surrounded by a special layer that is called alluvial layer, and the alluvial layer से ऊपर क्या है? पेरिकार्प. क्योंकि अब फ्रूट में ये बताएंगे क्यों यहां सीड के साथ फ्रूट लगा हुआ है. कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट है, स्पेशल फ्रूट है. ये केवल मोनोकॉट में और खासकर सीरल फैमिली में पाया जाता है. तो चले भाई, आपने इंडोस्पर्म भी जाना, पेरिस्पर्म भी जाना और कोटिलीडॉन भी जाना. प्राय बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर कोटिलीडॉन को इंडोस्पर्म कहते हैं, इंडोस्पर्म को कोटिलीडॉन कहते हैं. कोटिलीडॉन और इंडोस्पर्म में क्या अंतर है, क्या दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों क्यों है? मानता हूं कि आप लोग नहीं कंफ्यूज करते होंगे, लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चों ने सब पूछा, तो इसलिए हम एक छोटा सा चर्चा करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कोटिलीडॉन एंड इंडोस्पर्म. तो डिफिनेशन में क्या अंतर है कि कोटिलीडॉन इज द एम्ब्रियोनिक लीफ ऑफ द सीड बियरिंग प्लांट दैट बिकम द फर्स्ट लीफ ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग सीडलिंग. कि जर्मिनेशन के समय यह कोटिलीडॉन कुछ पौधों में पहला लीफ, इसको एम्ब्रियोनिक लीफ कहते हैं, का निर्माण करता है. कद्दू वगैरह के सीड के जर्मिनेशन में आप लोग देखिएगा सीधे निकलता है, उसका कोटिलीडन बाहर आ जाता है, ग्रीनिश हो जाता है, फोटोसिंथेटिक हो जाता है, तब दूसरे लीफ निकल के आते हैं. प्लांट ग्रोथ में भी आपने ये बात देखा होगा या देखेंगे. एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू which surround the embryo in the seed, providing nutrient to the development of the embryo. फंक्शन क्या है? तो कोटिलीडॉन का फंक्शन क्या है? Possess plumule and the radicle of the embryonic plants. और endosperm serve as the nutritive tissue in the seed containing store starch, oil and protein. That's why human consume endospermic seed. Develop as a result of double fertilization. और इसका डेवलपमेंट develop as a result of triple fusion during double fertilization. During double fertilization, formation, the form of the function formed by the function of egg cell, formed by the fusion of egg cell and a sperm cell inside the embryo sac. Formed by the fusion of, अब किसके बारे में? एंडोस्पर्म के बारे में. Formed by the fusion of the central cell with the second sperm cell inside the embryo sac. अपोलोइडी लेवल तो आप जानते ही हैं कोटिलीडन डिप्लॉयड होगा, और एंडोस्पर्म 2n से लेकर 15n तक होगा. सामान्यतः ट्रिप्लॉयड होगा, वहां भी बोले थे. तो इस प्रकार आपने कोटिलीडन और एंडोस्पर्म में एक बार अंतर कर लिया. वैसे मैं समझ रहा हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बताया. अब जब पूरी बात आपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को जाना, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में चेंजेस क्या है, इस बात पर चर्चा करें कि प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन दोनों के बीच में क्या था? फर्टिलाइजेशन. तो वो स्ट्रक्चर जो फर्टिलाइजेशन के पहले थे, क्या वही रह गए फर्टिलाइजेशन के बाद, या उनमें चेंज आया? तो देखिए चेंज क्या है. टॉपिक पार्ट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सेपल, पेटल, स्टामेन, स्टाल एंड स्टिग्मा यूजुअली विदर एंड फॉल ऑफ. प्रायः गिर जाते हैं. कभी कभी कैलिक्स फ्रूट के साथ लगे रहते हैं बैगन में. ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. तो ओवरी क्या बन गया? फ्रूट बन गया. रिप एन ओवरी फ्रूट. तो ओवरी फ्रूट होगा. आगे आपको फ्रूट पढ़ने में सहायता मिलेगी. ओव्यूल बिकम सीड. फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड सीड. तो ओव्यूल में जो संरचनाएं होंगी वो सीड में होगी, नाम भले अलग होगा.
एग बिकम जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के पहले उसका नाम एग था और फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट हो गया। फूनिकल, पहले उसका नाम था क्या, फूनिकल, जिसे ओव्यूल जुड़ा हुआ था प्लासेंटा के साथ, अब उसका नाम क्या हो गया, एस्टॉक ऑफ द सीड। माइक्रोपाइल ओव्यूल में भी था, सीड में भी माइक्रोपाइल होगा। न्यूसिलस, फर्टिलाइजेशन के बाद अगर बच गया तो पेरियस्पर्म। आउटर इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल का नाम टेस्टा, आउटर सीड कोट। इनर इंटेगमेंट का नाम टेगमेन, इनर सीड कोट। सिनर्जिक सेल डिजेनरेट, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म, एंटीपोडल सेल डिजेनरेट। आपके दिमाग में बहुत देर से था बातें कि एंटीपोडल सेल का भविष्य क्या है, एंटीपोडल सेल का भविष्य क्या है, मैं समझ रहा था। एंटीपोडल सेल डिजेनरेट हो जाता है, कभी कभी वो एबनॉर्मली काम करता है, तो फिर उसके लिए हम आएंगे कहां, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिक। लेकिन पहले हम लोग कहां आएंगे, सीड एंड फ्रूट। तो हमारी ये इवेंट की बातें खत्म हुई। अब हम तुरंत इसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे सीड एंड फ्रूट, और तब हम आपको समझाएंगे एपोमिक्सिस एंड द पॉलीएम्ब्रियोनिक, क्योंकि प्रायः एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनिक से सवाल आते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल आप लोग जितना हो सके पूछिए, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर मैं डाउट सेशन कैसे दूंगा। सवाल पूछें, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप उसको हमें बताएं और अपने आगे बेहतर काम करें। और हम भी कर रहे हैं, जहां हमसे कोई, अगर आपको लगता है कि टेक्स्ट को और क्लियर करना है तो तुरंत अपना फीडबैक भेजिए। फीडबैक निश्चित दें, हम हमेशा कहता हूं, आपको याद होगा मैं क्लास में भी कहता हूं, आपसे क्लास में भी मैं कहता हूं, हर क्लास के बाद मैं पूछता हूं क्या समझ में आया, कल की बातें समझ में आई। तो यहां माध्यम तो नहीं है, व्हाट्सएप है माध्यम, उसके द्वारा आप लोग हमसे जुड़िए और पूछिए, और यह श्योर करिए कि जितना आप पढ़ रहे हैं लॉकडाउन में या जितना ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसमें निश्चित तौर से आपको ग्रिप बने, क्योंकि एक बार दो बार जब भूलिए तब वीडियो देखिए, सवाल बनाइए, जहां गड़बड़ हो वीडियो देखिए। अगर आपका कोई सवाल छूटता है तो वो भी हम अब आज इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को खत्म किया। अब इसके बाद हम आएंगे कहां, सीड एंड फ्रूट, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सीड और फ्रूट बना। तो सीड और फ्रूट क्या है, कैसे है, हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।